बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे एक मेहमान हैं जनाब नासिर अजीज खान साहब, जो कि स्विट्ज़रलैंड में होते हैं और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो नासिर अजीज साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ है, ये सिर्फ ये नहीं कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के एक वेरी सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ जो है ना, ये यूएन में काम करने के सिलसिले में है। जो जितने भी एनजीओ रिलेटेड मैटर्स हैं, ये हमारे डील करते हैं। और कितनी बार जब हमें कोई डिफिकल्टी आ जाती रही थी एक्रेडिटेशन में, तो नासिर अजीज साहब वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। नासिर अजीज साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे आपने मौका दिया आज अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। आज का टॉपिक जो है बड़ा इस तरह से डिफिकल्ट भी है, काफी मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल भी है। जनाब, आप स्ट्रेट जो है ना टू द टॉपिक। आज का टॉपिक जो है ना, मैंने ये रखा, जैसे आपसे पहले बात की थी, कि ईयू डिसइंफो लैब जो है, जिन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया की है, और ये रिपोर्ट भी बताते मैं समझता हूँ खुद एक काफी कंट्रोवर्शियल है। आप ये बताना चाहेंगे ब्रीफली कि ये ग्रुप क्या है, ये पार्लियामेंट का कोई हिस्सा है? ईयू का लफ्ज जब आता है तो हमारे यहाँ एक गलतफहमी हो जाती है कि ये शायद यूरोपियन पार्लियामेंट का हिस्सा है या किसी और इस किसी ऑफिशियल इदारे का कोई हिस्सा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये ईयू डिसइंफो लैब, ये एक प्राइवेट एनजीओ है और इसका ना तो यूरोपियन पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना यूरोपियन कमीशन से है और ना ही यूरोपीय यूनियन से इसका कोई लेना देना है। ये एक प्राइवेट एनजीओ है, उसकी अपनी फाइंडिंग्स है, ठीक है, जिसको बड़ा बड़ा चढ़ा के पाकिस्तान में पेश किया गया। और पाकिस्तान के जो है ना फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग डाली कि जी हमने जो है ना बड़ा स्कैम पकड़ लिया है, तो बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। तो कौम को मुबारकबाद दी। फिर इमरान खान साहब इस पे आदत जो है ना, उन्होंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, ट्वीट्स की। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने जो है ना दुश्मन के अजाइम को खाक में मिला दिया। एक बड़ा नेटवर्क था जो एक सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था, तो हमने उसको एक्सपोज किया। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने जो व्यूवर्स हैं और स्पेशली हमारे जो कश्मीरी हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की जो प्राइम टाइम होता है उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी प्रोग्राम हुए, और उनका सबसे बड़ा हदफ जो था तो वो था यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। वो आप जियो पे भी प्रोग्राम हुए, बाकी चैनल्स पे भी हुए, और उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना गैर मुल्की एजेंट पे काम कर रहे हैं, उनके एजेंट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो इस वजह से हमने इस पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारा मकसद ये था कि हम अपने लोगों को बताएं कि आया ये एनजीओ है क्या, या कोई सरकारी एनजीओ है, कोई यूएन जो यूरोपियन पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स हैं, या किसी प्राइवेट इदारे की। और ये बिल्कुल ही प्राइवेट इदारा है जिसको अपनी एक्रेडिटेशन लेने के लिए जिन एनजीओ के खिलाफ वो बड़ा वावेला कर रही हैं कि जी बड़ी वो फेक एनजीओ हैं, तो उनको भी अगर यूएन में एक्सेस चाहिए होगी तो इन्हीं एनजीओ से या इन्हीं जैसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेशन आते हैं, इस पर आते हैं, इसमें आते हैं। मसला यह है कि ये प्राइवेट है और इसको कोई भी आदमी फंडिंग कर सकता है, एबीसी कोई भी कर सकता है कि आप फलां टॉपिक पर कोई इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें, वो कर सकते हैं। वो इनकी कोई ऑफिशियल स्टेटस सेंस में नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये कहना ये चाहता था असल चीज जो है ना, जो पाकिस्तान में जिस चीज को बढ़ा चढ़ा के जिस तरह वहां पे होता है ना चीजों को, मतलब उनका कोई रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कौम को आप असल इश्यूज से डिट्रैक्ट करने के लिए आप सुहाने सपने दिखाते हैं। हमने जी दुश्मन के अज़ाम को खाक में मिला दिया, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था। तो उसमें यह है कि हमने ये बात लोगों को बतानी है कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। एक प्राइवेट एनजीओ है, चाहे उसमें 2 लोग हैं, 4 हैं, 6 हैं, और ब्रसेल्स में रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, ब्रसेल्स में जी ब्रसेल्स बेल्जियम में रजिस्टर्ड अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्योंकि आपका काफी करीबी तरह का वर्किंग है आपकी, और खासी एक्सपीरियंस है आपको यूएन में। अच्छा, ये बताएं कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यहाँ पर जिनीवा में, ये कैसे बनती है? हमारे यहाँ लोग इसी के बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये शायद रावलाकोट में बनी है, या मुजफ्फराबाद में बनी है, या मीरपुर में, या आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर किसी और इसमें बनी है। यानी इसको कौन बनाता है? यानी जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये कौन बनाता है? क्या तरीका कार है इसका? देखें जी, असल में इस तरह तो यूएन के जो मेन 2 इदारे हैं ना, एक तो है ना सिक्योरिटी काउंसिल जो न्यूयॉर्क में होती है, तो उसमें सिर्फ कंट्रीज जाके ना बात कर सकती हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लिए कोई स्पेस नहीं है।
ठीक। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो जिनीवा में है, तो इसमें यह है कि सिविल सोसाइटी के जो इश्यूज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको सुना जाता है, और सिविल सोसाइटी के इनपुट के बगैर इस काउंसिल की उस एतबार से कोई हैसियत नहीं कि स्टेट्स आपस में बैठ से एक दूसरे को सुने, शाबाशी दें और खत्म हो जाए। लेकिन वो काउंसिल बनी इसीलिए है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मसाइल हैं लोगों को, तो वो आए यहाँ पे, जो सिविल सोसाइटी है, जो इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो आए तो अपना मौक़िफ़ यहाँ पे आके पेश करें, फीडबैक दें कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो बनती ये है कि ये जो यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं तो उन्हीं से ये काउंसिल बनती है। लेकिन यहाँ पे जो एनजीओज वाला मसला है ना, तो ये इनकी है, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है यूएन की, अलग से है, ठीक है। उसमें भी यही मेंबर स्टेट्स होती हैं, और उसमें इन्हीं के नुमाइंदे बैठते हैं, वो न्यूयॉर्क में होती है। उसमें ज़ाहिर है कि 54 मेंबर होते हैं, जी जी कंट्रीज जो होती हैं उसकी मेंबर होती हैं, और वहाँ से फिर जो है ना आगे आते आगे जो है ना एक अब खुद बयान करें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इनके जो सोशल और जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ना यूएन की, जिसको इकोसॉक काउंसिल कहते हैं, हाँ, ठीक है, उसमें 54 मेंबर स्टेट्स होती हैं। ये रोटेशन में जो टोटल जो मेंबर स्टेट्स है ना यूएन की, तो उन्हीं में से इनकी रोटेशन होती रहती है, साल 2 साल 3 साल इनका टेन्योर होता है, फिर चेंज होते रहते हैं। और इनका इन्होंने जो डिफरेंट रीजन्स हैं यूएन वर्ल्ड के, उसमें इनको बांटा हुआ है। जिस तरह अफ्रीकन ग्रुप है, उनके पास 14 स्टेट्स उनकी होती हैं, वो भी रोटेशन में चेंज होती रहती हैं। फिर एशिया पैसिफिक का है, उसके 11 हैं। ईस्टर्न यूरोप के पास 6 हैं उनके मेंबर्स। फिर लैटिन अमेरिका जो है उसके, और जो बाकी कैरेबियन है उनके 10 हैं। वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका और कनाडा को मिला के तो 13 है। ये टोटल होती हैं 54 स्टेट्स जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है इनकी यूएन की, उसके 54 होते हैं। उसकी फिर आगे एक है कमेटी ऑफ 19, इन्हीं 54 में से चुने जाते हैं कमेटी ऑफ 19 कंट्रीज जी। तो वो जो है ना एनजीओज जो पहले से इंसानी हुकूक के लिए या अपनी जिस फील्ड में जो उनकी एक्सपर्टीज होती है, जो काम कर रहे होते हैं, तो कम से कम 3 साल का उनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं इकोसॉक के लिए। तो उनमें कमेटी ऑफ 19 जिसको कहते हैं, इकोसॉक की कमेटी ऑफ 19, उसमें से 19 मेंबर स्टेट यानी कि 19 ममालिक की आपको हमायत दरकार होती है। फिर आपको स्पेशल स्टेटस मिलता है, आपको कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद फिर आप यूएन के अंदर स्पीचेस कर सकते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और यूएन के मैकेनिज्म में आप मुख्तलिफ जो है ना बॉडीज में अपना इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, ये पहली बात है कि जो प्रोसीजर जो है ना, ये जो जिसको हम एनजीओ कहते हैं, ये जो कमेटी है 19 कंट्रीज की, वो फैसला करती है कि इनको स्टेटस देना या नहीं देना, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशंस या जितनी उनकी एक्सपीरियंस है या पिछला माजी का उनका काम को देखकर। अगर एक भी कंट्री इनकार करती तो वो नहीं बन सकती। नहीं, एक भी अगर कंट्री, और स्पेशली जिस रीजन से उनका ताल्लुक होता है, उस रीजन की कंट्री से भी पूछा जाता है। और ओवरऑल जितने भी होते हैं ना 19 मेंबर्स, वो हर एक किससे होती है। अगर एक भी ऑब्जेक्ट कर दे कि ये नहीं बन सकती, तो कोई एनजीओ इकोसॉक स्टेटस नहीं ले सकता। इसका मतलब यह हुआ कि इतना सौखा काम नहीं है, इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है। नहीं, ये जिस तरह एक प्रोपेगेंडा किया गया ना कि ये जाली एनजीओ है, तो वो इस तरह असल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपको पता है ना, ब्राइबरी भी होती है, फिर वो दूसरे तीसरे सिस्टम वहां पे चलते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए जाए तो बाद बाहर ही आपने पैसे दे के, तो वहीं से फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, तो पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो लोग सोचते हैं दुनिया का निजाम इसी तरह चलता है। तो यूएन का बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, मैकेनिज्म है उनका अपना। और मसला ये बन गया है कि जिन लोगों ने यूएन जिनीवा की बिल्डिंग बाहर से नहीं देखी, वो यूरोप में किसी जगह बैठे हुए या रावड़ा कोर्ट में या मिरपुर में बैठे हुए, तो वो फतवे दे रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि यूएन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब मसलन एक बात ये होती है कि फिर यानी स्टेट से मिलने के बाद भी इनकी जो ना इनकी जो कारकर्दगी है उनको मॉनिटर किया जाता है। तो यानी जाहिर है कि ये वैसे उनको ये नहीं कि स्टेटस मिल गया तो इसके बाद वो शुद्र बेमाल बन गया, ऐसी बात नहीं होती ना, यही बात है ना। जब इनको स्टेटस मिल जाता है, उसके बाद इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे किसी सेशन में हो या जो इनकी साइट्स पे जो मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर इनको पूरी रिपोर्ट सबमिट करानी होती है। और हर 2 से 3 साल के बाद इनकी स्क्रूटनी होती है, और बाकायदा उसमें पूरी ये 19 मेंबर स्टेट्स बैठती हैं, ठीक है। फिर वो देखती हैं कि आया इन्होंने कोई यूएन के रूल एंड रेगुलेशंस जो है, नॉर्म्स हैं, उनकी वायलेशन तो नहीं की है।
और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब यूएन के अंदर जो भी चीज डिस्कस हो रही होती है, जो एनजीओ फ्लोर लेती है जनरल काउंसिल में, जिसमें ऑल जो कंट्रीज है, जो मेंबर स्टेट्स हैं, तो उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं पूरी डिबेट को। फर्ज किया एक बंदा, आप किसी एनजीओ के फ्लोर से बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे हैं आपके सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राइट टू डेवलपमेंट, अलग अलग एजेंडे, फिर कंट्री सिचुएशन है, फिर ह्यूमन राइट है, चाइल्ड राइट्स हैं, अलग अलग एजेंडे वो डिस्कस हो रहे होते हैं। उस पे एनजीओ फ्लोर लेती हैं, बात करती हैं। ऐसा मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ इस रिपोर्ट पर। अब उसने इस रिपोर्ट के जो मैंने देखा, जो पढ़ा, वो ये है कि 3 टारगेट थे इसके। एक तो ये कहते हैं कि शिवास्त्रा ग्रुप जो है ना, उसने ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया हुआ था तो पाकिस्तान के नैरेटिव को अपोज करने के लिए या उनकी मुखाफत करने के लिए या डिस्क्रेडिट करने के लिए। अच्छा, ये जो आपकी जमात है यूकेपीएनपी, 2 जमातों का नाम आया है या 3 कह लें। यूकेपीएनपी का नाम आया, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का, और जे के नैप का, नेशनल अवामी पार्टी का जिक्र आया। और फिर एक दूसरा एनजीओ है जिसका एफएसएस को कहते हैं, यूरोपियन क्या कहते हैं इसको, जनरल कृषि साहब का जो है ना, ये थिंक टैंक है, ठीक है जी। अच्छा, वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उस पर ठहर कर बात करते हैं। लेकिन क्या ये यूकेपीएनपी का या नैप का कोई इसमें कोई किरदार था इस शिवास्त्रा ग्रुप को कायम करने में? उनके 3 टारगेट थे। एक तो ये था कि शिवास्त्रा ग्रुप, दूसरा ये था कि एएनआई, तीसरा यह था कि फेक जो है एनजीओज। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का जो एनजीओज हैं या जो लोग जाते हैं जिनेवा में, इनको कायम करने में या किसी न किसी तरीके से कोई रोल था इनमें? देखिए जी, यूएन के जो एक्रेडिट एनजीओज है ना, तो वो कोई 1600, मोर देन 1600 से ज्यादा कंसल्टेटिव स्टेटस के हामिल एनजीओज हैं यूएन में, ठीक है। तो अब कोई कहे कि जी एक ग्रुप ने बैठ के सारी बना ली, तो ये ऐसे ही जो है ना, यूएन का जो मैकेनिज्म है, तो उसमें आपने जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एनजीओज का, जो पहले जो काम होता है कि आपने किस फील्ड में काम किया, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपकी एक्सपर्टीज की इस फील्ड में उसी, और आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके मुताबिक आपकी को रजिस्ट्रेशन मिलती है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि आपके जो प्रेसिडेंट होता है, जो जनरल सेक्रेटरी होता है, ऑफिस बेरियर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपका जो परमानेंट सीट होती है, सर मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, आपकी जो परमानेंट सीट होती है वो एवरीथिंग यूएन के मैकेनिज्म में होती है, और ऑनलाइन भी आप उसको चेक कर सकते हो। और इस एनजीओ की जो अपनी फाइंडिंग्स हैं, जो प्राइवेट एनजीओ है डिसइंफो लैब की, उसने 10 को वहां पे मेंशन किया है, और 2 का तो उन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंट इनके साथ वो लिंक है, लेकिन 8 का उन्होंने कहा जी हिडन वो है। और जिन एनजीओ का वो किया, 10 में से 8 की जो परमानेंट सीट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में, इनके टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सारा कुछ वहां पे मौजूद है। और यूएन के मैकेनिज्म में मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि हर एनजीओ को अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपना प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस बेरियर, और पूरी उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं यूएन का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर, तो उसकी पूरी रिपोर्ट वहां पे सबमिट करानी होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के कमरे में तो बना के एनजीओ तो वो उसको उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता है। और जिस तरह मैंने ये भी कहा कि यूएन के में जब भी कोई एनजीओ बात करती है तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये मसूद अब्दुल्ला साहब जो है ना, जो आजकल पीओके के प्रेसिडेंट है, तो ये 4 साल यूएन में रहे हैं यहाँ पे, ये भी और बहुत सारे, और हमारी स्पीचेस, बाकी लोगों की स्पीचेस, ऑफ कोर्स इन एनजीओज ने भी जो एक्टिविटीज की होंगी तो वो भी उन्होंने कानून से सुनी हुई है। और अगर वहां पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो किसी स्टेट को, मैं स्टेट का कह रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते हैं, वो प्रेसिडेंट होता है जो काउंसिल का, ये चेयरमैन होता है, उनको कहते हैं कि जी ये एनजीओ जो एजेंडे के मुताबिक बात नहीं कर रही है, या जो बात कर रही है वो ग्राउंड रियलिटीज इसके के मुताबिक नहीं है, ये ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर वो काउंसिल के चेयरमैन को कहते हैं कि आप इसको स्टॉप करें, इस एनजीओ को बात करने से रोकें। तो फिर काउंसिल का जो चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है, तो वो फिर डिसाइड करता है कि आया ये एनजीओ जो बात कर रही है तो एजेंडे के मुताबिक है कि नहीं है, आया वो कोई प्रोपेगेंडा है या ग्राउंड रियलिटीज है, क्योंकि फीडबैक तो यूएन को मिलता रहता है ना। तो लिहाजा ये कहना कि ये 15 साल से लगे हुए हैं और वो इतने बेखबर थे कि उनको पता ही नहीं है, कि उन्होंने कुछ सुना भी नहीं, और यूएन में उन्होंने ये क्या कहा, ये तो उस एनजीओ ने कुछ नहीं कहा ना कि इन एनजीओ ने क्या क्या यहाँ कहा या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या कहा।
चलिए, जो आपकी तो बात क्लियर होगी, नहीं तो जो आपने रिवर्स ऑर्डर में बताया, वही एनजीओ पहले जो मौजूद हैं उनको सेटअप करने में, उनको जवाबदेह करने में किसी कश्मीरी का कोई अमल दखल नहीं है। एक बात तो ये क्लियर है ना। दूसरी बात ये है, जो ANI है, ये हिंदुस्तान का एक अदारा है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल जो है जी, उसमें भी हमारा कोई तलक नहीं है, यानी किसी भी पार्टी का कोई तलक नहीं है, वो न्यूज एजेंसी है, इंडिया की है, ठीक है। तीसरा ये आता है, पर एग्जाम लगाया जाता है श्रीवास्तव जो ग्रुप है, उसका भी हमारे साथ नाम ने उसको बनाया, नाम ने कोई सिस्टम को, हमारा कोई तलक नहीं है। तो फिर मैं सवाल ये करना चाहता था कि जब इन तीनों की चीजों में, 3 चीजें उनकी टारगेट थी, जब हमारा उनके साथ किसी जमात का, कश्मीरी जमात का या किसी कश्मीरी फर्द का कोई तलक नहीं है, तो फिर आप वाई ऑन अर्थ हम टारगेट क्यों बने हुए हैं? उसके पीछे एजेंडा क्या है? देखें, बात यह है कि कौन सा ग्रुप क्या है क्या नहीं है वो अलग बहस है, ठीक है। जिस तरह आपने ANI की बात की ना, इसी तरह पाकिस्तान का मीडिया भी जो UN का एक्रेडिट, जिस तरह एक्रेडिट NGOs होती हैं, इसी तरह एक्रेडिट मीडिया UN के साथ, ठीक है। वो आते हैं, उनकी स्पेशल एक्रेडिटेशन होती है। इस तरह कोई नहीं उठ के कैमरा ले जाके तो वहां रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, ना मैं, ना दूसरा, ना तीसरा। जो UN के साथ जिनकी एक्रेडिटेशन होती है, उधर जियो से भी आते रहे हैं, आज वाले भी आते रहे हैं, दूसरे तीसरे सारे आते हैं, और वो आप जो उनके मुल्क को शूट करती है जो चीजें, वो जाहिर है सारी उनको ये पॉसिबिलिटी होती है, और उनको अलाउ होता है कि अनलेस कोई मीटिंग प्राइवेट ना हो, अगर आप किसी रूम में मीटिंग कर रहे हैं जो प्राइवेट है, आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते, तो ये आपका राइट है कि आप किसी को रोक सकते हैं कि आप यहाँ नहीं। लेकिन जो काउंसिल की कार्रवाई होती है, जो पब्लिक होती है, उसमें ये एक्रेडिट जो मीडिया होता है वो उसको कवर करता है, अपनी कंट्रीज को, अपने मीडिया हाउसेज को वापस भेजते हैं, और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था UN की वेब पे भी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी डॉक्टर साहब कहीं बैठ के कोई मीटिंग कर रहे थे खुफिया, तो मैंने बड़े कोई हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर ली। वो पूरी दुनिया में आप बैठ के ना उसी टाइम लाइव देख रहे होते हैं। फिर UN के जो आर्काइव्स हैं, जो पहला काउंसिल का सेशन था ना, जो पहले मिनट की कार्रवाई थी, वहां से लेके लास्ट मिनट तक वो सारे उसके आर्काइव में, और जो लोग हम लोगों ने बात की है, दूसरे ने की है, तीसरे ने की है, वो उस रिकॉर्ड का ऐसा है। नहीं, वो तो मैं समझ गया भी, ठीक है, वो आज चीज ट्रांसपेरेंट है उनकी, ठीक है, इसलिए कि उस सारे काम को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। अब मसला ये आता है, मेरा सवाल ये था कि जबकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है किसी अमरीकी कश्मीरी की जमातों का, तो फिर नाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्यों डिफेम क्यों किया जा रहा है? इसी वजह ये तो नहीं है कि हम पाकिस्तान की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको एक्सपोज करते हैं और पाकिस्तानियों से ये बर्दाश्त नहीं हो रही? देखिए जी, ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, प्रेस और मीडिया और उन पे तो उन्होंने अपना पूरा टाइट कंट्रोल वो कर लिया, उसको अपने शिकंजे में ले लिया। अब उनका नेक्स्ट जो हदफ है कि बाहर बैठे हुए जो लोग इंसानों के हुकूक के हवाले से बात करते हैं, जो अपने राइट्स के हवाले से बात करते हैं, जो UN के मैकेनिज्म को, इंटरनेशनल फोरम्स के मैकेनिज्म को जानते हैं, तो उनको डिस्क्रेडिट किया जाए कि यह तो जो दुश्मन के एजेंडे पे वो कर रहे हैं। हमने जितनी भी इंटरवेंशन की हैं, ठीक है, जाहिर है यहाँ हर NGO के पास वो होता है मैंडेट कि वो किसी भी दुनिया के किसी भी एरिया के बारे में जहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, या जहाँ पे लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं है, तो उस पर बात करें, ठीक। उसका मैंडेट है कि किसको एक्रेडिटेशन देती है, किसको फ्लोर देती है, ये NGO का मैंडेट है, और UN के मैकेनिज्म में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। इस पे कोई वो नहीं है, हिडन नहीं है कि जी मैं चौधरी साहब को उधर चुपके से ले जाऊं UN के बैकडोर से, तो वो जाके वहां स्पीच करके आएंगे, ऐसी बात नहीं होती है। UN में पहले से एक्रेडिटेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ होता है। फिर NGO आपका नाम वहां पर रजिस्टर करती है, आप फ्लोर लेते हैं, बात करते हैं। तो असल उनका हदफ ये था कि हमने जितनी भी इंटरवेंशन की हैं वो सारे कहीं ना कहीं मौजूद है, यूट्यूब पे भी हैं, और जो टेक्स्ट में भी है, जो प्रेस में कवरेज मिली, सब कुछ है। तो हमने वहां पे बात की है कि जी ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरियाज है। फिर आप वहां पे एक्ट 1974 के जरिए उन एरियाज को आप रूल करते हैं। हमने इन इश्यूज को उठाया है। हमने कहा कि जी आप जो वहां पे नेशनलिस्ट हैं, तो आप उनको जो वहां का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपने पहले से एक कदम लगाई हुई है कि आपने अपने मुल्क को गिरवी रखना है पाकिस्तान के आगे कि जी मैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक चाहता हूँ, तो तभी जाके तो आप जाके वो बन सकते हैं कैंडिडेट, या आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो तब भी अपना मुल्क जो है ना आपने पाकिस्तान के आगे गिरवी रखना होता है।
हमने इन इश्यूज को वो रेज किया है। आप कहते हो कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आपका हिस्सा नहीं है, आपके मैप में भी शामिल नहीं है, आप वहां पे मेगा डैम्स बना रहे हैं, सी पैक बना रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी प्लंडरिंग कर रहे हो, उसकी ऑनरशिप तो दो लोगों को। दरियाओं का रुख आपने मोड़ दिया, 6 लाख से ज्यादा मुजफ्फराबादियों की जिंदगी को आपने दाव पे लगा दिया। वो वहां से माइग्रेट होके जा रहे हैं, वहां पे जो ताफन है और जो इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं, टनल्स बना के आपने डाइवर्ट कर दी जो नेचुरल फ्लो था रिवर्स का। तो जो नेचुरल जो वेल्स थे, कुएं थे, पानी के रिसोर्सेज थे, वो सोर्स थे जो, तो वो ड्राई अप हो गए सारे। अब इन इश्यूज को हम रेज करते हैं तो फिर मतलब उनको तकलीफ होती है ना, क्योंकि उनका मिशन तो ये है कि हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना कि अगर आप अपने मसाइल का जिक्र करते हैं, मतलब नीलम जैन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हमने तो काफी अरसे से इसकी मुखालफत की, अब वो बन गया, लोगों को सफरिंग हो रही है, जब उस सफरिंग का जिक्र करते हैं तो कहते हैं, इल्जाम ये लगाते हैं कि ये दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये नहीं कि दूसरे उसमें आप अपने मसाइल का जिक्र ना करें। अगर मंगला में डैम बना, वहां पर लोगों की प्रॉब्लम हुई है, उसका जिक्र ना करें। अभी जो और जगहों पर डैम बन रहे हैं या और मसाइल हैं या हमें जो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे, आप उनका जिक्र ना करें। ये पाकिस्तानी स्टेट का या उनकी एजेंसियों का ये नैरेटिव है कि हम यस मैन बनकर हैं, यही बात है ना। देखिए जी, जो यूएन की रेजोल्यूशंस है ना, तो हमने उनके जो लीगल जो स्टेटस बनता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इशू का, हमने हमेशा उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रह के लीगल जो ग्राउंड्स है तो उन्हीं की बुनियाद पे अपने केस को प्लीड किया हमेशा। यूएन के एजेंडे पे जम्मू एंड कश्मीर का इशू है 1948 से लेके, और यूएन वालों को भी पता है कि ये डिवाइडेड है, सफर हैं वहां पे, ह्यूज प्रेजेंस आर्मी की वहां पे, फिर ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन्होंने वहां पे वो रखे हुए हैं। तो इन्होंने जब भी हमने बात की तो हमने भी पाकिस्तान में ये कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि माइट इज राइट नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा तो उसकी पेरिफेरीज या उसके ऑक्यूपेशन में जो लोग रह रहे हैं कुछ ना कुछ रेमेडी उनको भी मिलेगी। लेकिन आपने बाबा जान इफ्तिखार हुसैन उनके साथियों को जो पीसफुल स्ट्रगल, वो तो आजादी की बात भी नहीं करते ना, वो तो पाकिस्तान के सरहदों को अंदर रह के तो कहते हैं कि जी हमें जो है ना जो राइट्स हैं, उन्होंने आवाज वो की तो आपने एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको 40 से 90 साल की सजाएं सुना दी। और अगर 8-9 साल के बाद जो है ना इतना बड़ा जो कैंपेन हुई इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो उनको अभी आपने जमानत पे रिहा किया और वो भी केसेस अभी उधर ही हैं। और अगर आपकी उनकी सबकी सजाओं को इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो 130 साल से ज्यादा उनकी इज्तिमाई सजा बनती है, जो 130 साल उनकी जिंदगियों के इन्होंने उनको अपनों से जुदा करके रखा। फिर आरफ शाह साहब थे, आपको पता है, ऑल पार्टीज नेशनल पार्टीज के चेयरमैन थे, पीसफुल स्ट्रगल पे बिलीव करते थे, उनको आपने असैसिनेट कर दिया था। अगर हमने उनका केस, हमने आपको कहा कि भाई आपके गरजन सिटी में उनको मारा गया है, तो आपकी एजेंसीज आप कहते हैं कितनी एफिशिएंट हैं, तो ढूंढे भाई कातिल कौन है, किसी पे आपने केस बनाया, किसी को ट्रायल किया, किसी को सजा दी। अब आप अपने लोगों के इश्यूज अगर उठाएं तो फिर आप पे लेवल चश्मा हो जाते हैं। कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, देखिए इसमें यानी ज्यादा जो शोर मचाया जा रहा है ना, वो कह रहे हैं कि यूकेपीएनपी का नाम आया, देखना ये होगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया। शौकत कश्मीरी साहब का नाम आया और जमीर मकसूद साहब का नाम आया और जुनेद कुरैशी साहब का। अब कुछ लोग जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा करने वाले और कुछ लोग जो होते हैं आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन नीयत उनकी बड़ी यानी गलत है। उन्होंने सजाद राजा साहब का नाम भी ऐड कर दिया और गालबन उनका नाम भी अमजद मिर्जा, डॉक्टर अमजद मिर्जा साहब का भी नाम कर दिया। और वो लोग जो कि पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि महफिल में ये सेमिनार में बैठे हुए थे, उनके फोटो भी साथ छपा कर दिए। ये तासर देने की कोशिश की कि ये सारे लोगों पर निशाना लगाया गया। इस बारे में कुछ वजाहत करेंगे आप? चौधरी साहब, बात यह है कि जो एनजीओ की रिपोर्ट है ना, तो उसमें अगर वो 1000 लोगों को भी शामिल कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक प्राइवेट एनजीओ, किसी ना यूएन की फाइंडिंग्स है ना यूरोपियन पार्लियामेंट की, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया। असल चीज जो है ना, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो मुसलसल जिस दिन से ये रिपोर्ट आई ना, उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को ही टारगेट किया है। और उन्होंने ये कहा कि जी बाकी तो प्राइवेट, हमारे लोगों का अलमिया ये है कि पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं। आज इंफॉर्मेशन का दौर है ना, आपके पास गूगल है, सारा कुछ है आपके फिंगर टिप्स पे है, आप गूगल करके देख लें, इन एनजीओ का नाम डाल के देख लें कि यूएन के मैकेनिज्म में कब से, उनके प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, उनकी जो परमानेंट सीट है जिसको मेन सीट कहते हैं कि कौन सी कंट्री में है,
वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और या इन एनजीओ ने क्या बात की है, आया उन्होंने यूएन के जो नॉर्म्स हैं, जो जो उनका लॉज हैं, उनकी कोई वायलेशन की है, या उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रह के, इस तरह मैंने कहा ये एनजीओ का मैंडेट है कि दुनिया के किसी ऐसे के बारे में बात कर सकती हैं। ठीक है, अब एक एनजीओ के पास एक सेशन में कम से कम वो 20 एजेंडों पे बात कर सकती है। तो अगर एक एनजीओ पिछले 15 साल से बकौल उनके, तो अगर वो हर उसके 15-15 स्पीचेस लें तो ये तो हजारों में बनती हैं। तो क्या ये सोए हुए थे यूएन में जो बैठे होते हैं? ये ऐसे प्रोपेगेंडा है कि जो आपके जो रियल इश्यूज हैं, जो लोग रेज कर रहे हैं उनको, तो आप उनको लेबल चिस्पा करें। जिस तरह ये पाकिस्तान में बड़े पुराने टैक्टिक्स चीजें हैं, वो जो लियाकत अली खान से लेके फिर फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना साहब की बहन थी, कि जी वो जो है ना ट्रेटर हैं, इंडियन एजेंट हैं, इसराइल की एजेंट हैं, फलाएं। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो 1971 की जंग में इनके 90,000 से ज्यादा फौजी जो कैद थे उनको लेके आए, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई पाकिस्तान में। तो मरने के बाद, फांसी देने के बाद भी उन्होंने मेडिकल बोर्ड ला के डॉक्टरों को कहा कि चेक करें कि ये मुसलमान भी थे कि नहीं, हमें ये डाउट है। ठीक है, तो उस कौम से आप क्या तवक्को करेंगे जो अपने मतलब जो उनके अपने इमोशंस है उनके साथ ये करती है। बेनजीर भुट्टो साहिबा से लेके नवाज शरीफ जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, के जी वो मोदी जी के यार हैं तो फलां के यार हैं तो ट्रेटर हैं। जो वहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, वो चाहे साफी है, अदीब है, चाहे वो कोई टीवी एंकर पर्सन है, कोई भी है, वहां पे जो बात करेगा तो उस पे एक ही सीधी सी बात है कि जी ये तो दुश्मनों के एजेंडे पे काम कर रहा है। वहां आपको पैट्रियाट होने के लिए वर्दी पहननी पड़ती है, उसके अलावा और कोई वहां पे पैट्रियाट आपको मिलेगा नहीं। नहीं, कुछ पैट्रियाट ऐसे भी बन जाते हैं कि वो पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश करें तब भी वो बना देते हैं आपको पैट्रियाट। अच्छा, मैं एक सवाल जो करना चाहता था वो ये था, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना इस रिपोर्ट के बारे में, यानी जिन तीनों का मैंने लोगों का जिक्र किया ना, वही उनका जिन लोगों ने वहाँ पर इंटरवेंशन किए हैं, आपने आप इंटरवेंशन करते रहे हैं। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मुझे कहा गया कि आप इस मसले में, इस रिपोर्ट के सिलसिले में खामोशी इख्तियार करें, मुझे मशवरा दिया गया दोस्तों ने, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी आपका नाम तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कल आपका नाम भी किसी जगह आ जाए, तो इसे देख लें। फिर जो मैं तो धमकियों सुनने वाला आदमी नहीं हूँ, तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा भी आप ऐसा करें कि जल्दी से ऐसा करें, आप यूके पीएनपी से इस्तीफा दे दें, भाई ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। मैंने कहा भी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि दोस्तों को परेशानी की हालत में छोड़कर चले जाएं, मैं आई एम अ फाइटर, ठीक है। अब मसला ये, मैं बात में ये कर रहा हूँ कि नाम इस तनाजुर में आए, ये समझने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है भाई। जो रिपोर्ट मेरी, जब वहां पर आप इंटरवेंशन करते हैं तो वहां पर आपके यूके पीएनपी का नाम नहीं आता, जिस एनजीओ को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसमें आएगा कि फलां आदमी उस एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हुए ये इंटरवेंशन कर रहा है, यही बात है ना। उसमें अब जब वो इसको आप एएनआई वाले उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो तो यही तो नहीं, वो तो नहीं कहेंगे ना, अगर एक अफ्रीकन एनजीओ तो उसका नाम तो नहीं देंगे, वो कहेंगे कि नासिर अजीज साहब ने इंटरवेंशन किया है, जो कि यूके पीएनपी के एक लीडर हैं, या शौकत कश्मीरी साहब जो कोई पार्टी के चेयरमैन है, उनका जिक्र आएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र आया। और फिर फिर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये नहीं है कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं उनमें वो सच्चाई नहीं है। तो मतलब ये कहने का कि इन जिन लोगों का नाम आया है, तो इस पर रिपोर्ट लिखने वालों ने भी शक इजहार नहीं किया, यही बात है ना। चौधरी साहब, बात किया ना कि एक एनजीओ की कोई वर्थ नहीं है, प्राइवेट एनजीओ है। मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, उसमें एक लोग बंदे का नाम आया या 10 का है या 20 का है, असल चीज यह है कि जिनको टारगेट किया जा रहा है ना पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। बाकी तो ये हमारे नाइव लोग हैं ना, इनको आप कहीं पे लगा दो, ये लगे रहते हैं, 2-4 दिन लगेंगे। इनको एक ही काम है कि जी किसी को अगर गाली देनी हो ना, तो किसी को के खिलाफ केस करवाना हो, तो इनसे आप मिलियंस के हिसाब से ले लें। ठीक है, मतलब किसी को डैमेज करना हो तो हमारा तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी, मैंने जिस तरह कहा ना कि ये यूएन है, कोई छुप के कहीं कमरों में मीटिंग वाली बात नहीं है। यूएन का एक मैकेनिज्म है, हम बड़े अरसे से आते हैं, आइंदा भी जाएंगे, और इस इश्यू को भी हम रेज करेंगे। इस तरह प्राइवेट एनजीओ और फिर मुल्कों के वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर उस पर जो है ना एलिगेशन लगाते हैं, और हमने जो बातें की हैं वो यूएन का रिकॉर्ड का ऐसा है। ठीक है, यूट्यूब पे हैं, बाकी जो मीडिया ने कवरेज किया है, तो हमने अपने लोगों के हवाले से जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है या उसकी पेरिफेरीज में हो रहा है, तो हमने उन चीजों को हाईलाइट किया है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है हमने कि कोई क्राइम कर दिया। ये हमारे अपने लोगों के साथ, अपने वतन के साथ कमिटमेंट है। और हम एक ही जो है ना, अगर एजेंट हैं तो वो अपने कश्मीरियों के हैं, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एजेंट हैं, जो 16 मार्च 1846 को बनी थी।
जो डिवाइडेड है फोर्सिबली, और हम उसकी यूनिफिकेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी ये जो जितना प्रोपेगेंडा करते रहे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों इन्होंने वो पाकिस्तानियों को सलियां देते रहते रहे ना, कि जी वो कराची के जो साहिल समंदर है, तो वहाँ गैस का बहुत बड़ा जखीरा जो है ना दरियाफ्त होने वाला है, नवाफिल अदा करे। इमरान खान साहब ने कहा कि जी 2 दिन में वो जखीरा मिलने वाला है, तो वो आइंदा 50 साल हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। फिर नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, तो हफ्ते बाद स्टेटमेंट दे दी वो असल में ड्रिलिंग गलत हो गई, तो वो गैस समुद्र में लीक हो गई। इनकी गैसें अक्सर लीक होती रहती हैं, ये भी इसी तरह की लीकेज वाले मसला होगा। तो ये इनका कुछ नहीं है। देखिए आपने एक उस का जिक्र किया, ये भी क्या इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान का एक टीवी नेटवर्क है जिसका नाम है हकीकत टीवी, और कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का अपना है और उन आदमी अपने रखे हुए हैं। उसने ये क्लियरली कहा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बड़ा काम किया वगैरह वगैरह। एक तो ये बात आ गई उसमें रिपोर्ट को ठीक करने में या प्रोजेक्ट देने में या उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुनीर अकरम साहब जो कि पाकिस्तान के वहाँ पर हैं परमानेंट यूएन में, वो भी इकोसॉक के सदर बने। कब बने जी? बने जुलाई को वो बने, इस 2020 में वो सदर बने इकोसॉक के। और एक डॉक्टर शाहिद मसूद की जो एंट्री है या टीवी की जो रिपोर्ट है उसको देखा जाए, फिर ये देखा जाए जो कि ये सदर भी बन गए हैं और इनकी बड़ी टाइमिंग बड़ी ठीक आई है कि दिसंबर में ये रिपोर्ट भी आ गई है। तो आया इसमें भी कुछ बात हो सकती है? नहीं, एक रिपोर्ट तो पिछले साल भी आई थी कोई। मैं तो सजेस्ट करूंगा इनको, पाकिस्तान को, कि अगर इतना एफिशिएंट बंदा आपने छुपा के कहीं रखा हुआ है तो मुनीर अकरम साहब को रिप्लेस करके, या यहाँ यूएन में जो उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उसकी जगह शाहिद मसूद को ले आए। तो ये जाहिर है, ये तो आपको पता है ना, रिनाउन है, लोग हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के उसके साथ अटैच्ड हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ इन्होंने भी किया होगा। लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान पिछले 2019 से लेके इस जो कमेटी ऑफ 19 है उसका मेंबर है। फिर अभी जो प्रेसिडेंट है कमेटी का, तो वो भी मुनीर अकरम, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क में, तो वो हैं। तो ये मतलब इनको अगर ये कोई स्टेट होती या इनको यूएन के मैकेनिज्म का पता होता तो अपने जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ही पूछ लेते कि भाई इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये तो वो अपने वो लोग हैं ना, उनको असल चीज ये है कि उनके जो हुकूमत के आखिरी दिन है तो अपोजिशन बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, जलसे कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी बैकफुट पे है, तो उनको कुछ नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं कि जी हम अपने लोगों की जो अटेंशन है तो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। वहां पे आपको जो पता है प्राइस हाइक्स हैं, दूसरे तीसरे टेररिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेन इश्यूज से लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करना, ये उनकी जी फिफ्थ जो है ना वारफेयर है, जनरेशन वार लड़ रहे हैं हम। तो वो यही है कि जी जो भी रूल ऑफ लॉ की बात करे, जो अपने राइट्स की बात करे, उनको साइलेंट करे, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या बाहर हैं। तो बाहर तो इजी नहीं है ना साइलेंट करना। जहाँ तक मेरा तर्क है और जो मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारी पार्टी का भी तर्क है, भाई इंडिया को इस रिपोर्ट ने जितना नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है जी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका नुकसान हम कश्मीरियों को क्या हुआ है। अब मसलन आप ये देखिए कि जो एनजीओ हमें प्लेटफॉर्म दिया करते थे ये उनको भी परेशान करने वाली बात नहीं है। तो मेरे नजदीक जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल था वो थोड़ा सा स्क्वीज नहीं हो गया, सिक्योरिटी गया, हमें नुकसान हुआ इससे। चौधरी साहब हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि कोई एनजीओ ने रिपोर्ट छाप दी है तो हमारा स्पेस छीन जाएगी। ये स्टेट्स जो है ना, जब हम कदम रखते हैं ना यूएन की तरफ जाते हैं या यूएन के अंदर जाते हैं, तो उससे पहले भी इनकी बड़ी वो कोशिश होती है कि किसी तरह ये यूएन के अंदर ना जा पाए। इस तरह तो कहते हैं ना कि ये यूएन क्या है जी, ये तो अमेरिका की लौंडी है और वेस्ट की लौंडी है, तो उधर कौन, तो खुद जो है ना 6,000 किलोमीटर सफर तय करके आते हैं, एक एक महीना होटल्स में लोगों को लेके आते हैं, वो भी 20-20, 30-30, 40-40। और इस एनजीओ की क्रेडिबिलिटी आप ये देखें कि वहां जो पीओ के जिसको कहते हैं, वहां के सिटिंग मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है ना, वो आके जो भी बात करें, ठीक है, वो श्रीनगर लिबरेट कराने आते हैं, हमें पता है, उनको वो कहते हैं कि ये पहाड़ी बकरे हैं। फैजल हुसैन चौहान कहता है कि ये 2 टके के नहीं है, इनको हवालदार डील करता है। उनको अपनी इज्जत नफ्स प्यारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि चलो उसी रीजन के हैं, कश्मीरी तो हैं, तो चलो इनकी कोई इज्जत बनी रहे। तो हम उनके इश्यूज को भी एड्रेस करते रहते हैं कि भाई इनको भी रेस्पेक्ट दो, ठीक है, आपके वो मुफादात में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको अपनी इज्जत नफ्स का भी ख्याल नहीं है। लेकिन
आप देखें कि इस एनजीओ ने किसी उन बंदे किसी अगर मतलब इसने रिपोर्ट ही कंपाइल की कि उधर से जो लोग आते हैं क्या बात करते हैं, किसी और एनजीओ का नाम लिया, तो ये कि 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को स्टेट के लिए मैनेज करना, किसी एनजीओ को मैनेज करना, वो भी ऐसी एनजीओ जिसकी जो प्राइवेट एनजीओ है, ठीक है, 4 लोग मिलके 2 लोग मिलके बैठ के बना सकते हैं उसको। तो इससे स्पेस जो है ना स्टेट्स हमेशा छीनने के चक्कर में होती हैं, वो हमेशा से ट्राई करती हैं। बेशुमार एनजीओज हैं, वो इंटरफेट इंटरनेशनल होती थी, यस, वो इसी तरह उसकी ग्रेव्स की, यस, उसका स्टेटस इन्होंने कैंसिल करवाया, पहले वो सस्पेंशन हुई, फिर उसको कंप्लीट बैन करवाया। तो ये ट्राई में लगे होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एनजीओ डर जाएंगी कि जी वो बड़ा एक प्राइवेट एनजीओ ने नाम छाप दिया। स्टेट्स के बंदे खुद जाके ना, पाकिस्तानी जो जो मिशन है यहाँ जिनीवा का, तो आपने विजिटिंग कार्ड ले जाके तो एनजीओ वालों को देते रहे कि आप इन लोगों को एक्रेडिट ना करें, ठीक है, तो नहीं तो आपकी एनजीओ पे बड़ा बुरा वक्त आ जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई हमारी कमिटमेंट है इंसानी हुकूक के हवाले से, और कश्मीर का मसला जो है ना यूएन के एजेंडे पे है, तो दे हैव राइट टू स्पीक इन यूएन, और उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ये कोई पेशावर थोड़ा है, इस्लामाबाद थोड़ा है कि आप किसी के गले पे बंदूक रख दो। एनजीओ के खिलाफ आते हैं तो उन्होंने बाकायदा यूएन को, डॉक्टर चार्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा था यूएन को, ये लोग आए, विजिटिंग कार्ड समेत उन्होंने लगाया कि ये धमकी देने मेरे घर में आए। अच्छा, हम जिस जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि जिस आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मिनिस्टर्स भी आते हैं और दूसरे भी जो लोग हैं, खासतौर पर जो वादी कश्मीर से आए हुए हैं और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं कितने सालों से, वो लोग भी आते हैं, और कुछ हमारे लोकल सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से भी आते हैं। तो वो 3-3, 4-4 हफ्ते होटल में बैठे रहते हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, एनजीओ की क्रेडिबिलिटी अगर कोई इम्पार्शियल एनजीओ होती ना, तो वो उसने कोई अपनी फाइंडिंग्स, कोई रिसर्च वर्क हो रहा होता कि चलो पीओके पे के लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान है या वहां से जो है वो आके क्या बात करते हैं, किस एनजीओ के साथ उनकी एफिलिएशन है, क्या उनकी एक्रेडिटेशन कौन करता है, चलो एक फाइंडिंग हम कह सकते हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहा था। तो ये तो हम तो इसी उसमें यूएन में और इसी पॉलिटिक्स में जो है ना आधी जिंदगी हमने अपनी वो बसर कर दी है। तो इतने हम भी नाइव नहीं है, और इतने जो रिपोर्ट को उछाल रहे हैं तो वो भी कोई बच्चे नहीं है, उनको भी पता है कि इसमें है कुछ नहीं। तो ऐसे ही मुंह का चस्का लेना है तो कौन 2 दिन खुश हो जाएगी, तो हमारे आटा हो ना हो, बिजली हो ना हो। नासिर साहब, आज़ाद कश्मीरियों को तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बेवकूफ बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानियों को भी बनाया होगा, लेकिन आज़ाद कश्मीरियों को भी बनाया उन्होंने। लेकिन आप ये कह रहे हैं द फाइट विल गो ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी साहब, मैंने जिस तरह अर्ज की ना कि ये स्टेट्स जो होती हैं ये बड़े अरसे से लगी हुई हैं, कोई आज की बात नहीं है कि जी एनजीओ ने रिपोर्ट छापी तो कोई तूफान आ जाएगा। ये यूएन के अंदर बैठी होती हैं, हमारे एक एक लफ्ज जो हम वहां पे बोलते हैं ना उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, उसको अपने ऐसा बना कर रखते हैं, पूरा बाकायदा एक फाइल कंपाइल करके रखते हैं। अगर हम उस एजेंडे से बाहर कोई ऐसी बात करें जो यूएन के मैकेनिज्म के खिलाफ है, तो वो एज इट इज उसी टाइम, उनको हमसे कोई लव नहीं है, ठीक है, उसी टाइम रोकेंगे और कहेंगे कि इनकी एंट्री बंद करो। लेकिन ये यूएन है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इनको पता है कि वहां पे क्या होता है। ऐसी बात नहीं है, ये कोई अंधे नहीं है। और मुशर्रफ ने खुद कहा था कि जी हम वहां पे जो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, वो हमारे एसेट्स थे, हम उनको भेजते थे वहां पे। तो अगर हम उनकी बात करते हैं कि आप उनकी सरगर्मियों को रोके वहां पे, तो क्या ये गद्दारी है? हम कहते हैं कि वहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया और दूसरा जो बुक्स बैन की हुई हैं, तो उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उठाएं, तो क्या ये गद्दारी है? हम कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं तो उन पे हमारे जो ओनरशिप है वो दो, क्या वो गद्दारी है? अगर गद्दारी है तो ये गद्दारी तो हम करते रहेंगे ना। और वैसे भी हम उनके सिटीजन तो है नहीं, हम तो कश्मीरी हैं, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी हम डिस्प्यूटेड है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन है। तो फिर हमसे वो इतनी क्यों तवक्को करते हैं कि हम उनकी वफादारी करें? हम अपनी स्टेट की वफादारी क्यों नहीं करेंगे जिसके हम नेटिव सिटीजन हैं? नजदीक तो यही है ना कि देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि हदीस पाक क्या है कि आप वतन से मोहब्बत निसफ ईमान है, लेकिन जब हम अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो कहते हैं ये गद्दार हो गए। तो या तो ये हो ना कि ये कहा गया हो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें तो निसफ ईमान है, तो फिर तो और बात थी। एनीवे, मैंने भी इस पर काफी रिसर्च की है, काफी नहीं कहूंगा, मैंने कुछ रिसर्च की है। और मैं एक अपनी मैं एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट में लिख रहा हूँ, 5-6 सफ़े तो लिख दी है मैंने, तो शायद आज या कल मुकम्मल कर दूंगा, मैं वो भेजूंगा वो हमारी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, या नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ, या सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ
our fight will carry on। ये कभी एक नहीं 10 एनजीओ की रिपोर्ट्स बनाकर भेजें, कल किसी और तरफ से आ जाएगी, इधर से तो मुझे भी कितने फोन भी आए जनाब, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा भी ऐसे आपके कहने से नहीं नहीं देखें जी आपके जो मसाइल हल हो जाएंगे, मैंने कहा मेरा कोई मसला है ही नहीं है, मसला यही है कि आज़ादी की स्ट्रगल जो है ना उस पर हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो टुवर्ड्स द एंड ना सब आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग जो बददिल हो गए हैं या उनके प्रोपेगेंडा के ज़ेर असर में आ गए हैं, तो उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई लास्ट आपकी तरफ से? अच्छा, डॉक्टर शफी साहब, बात यह है कि स्टेट्स के पास बड़े हथकंडे होते हैं ना, स्टेट्स जो होती हैं तो बड़ा प्रोपेगेंडा और किसी चीज को है वो राई का पहाड़ बनाना जिसको कहते हैं ना, वो कर लेती हैं, वो वक्ती तौर पे होता है, लेकिन जो जीत होती है ना हमेशा सच की होती है। झूठ आप जितना स्प्रेड कर लें अल्टीमेटली आपको अपने मुंह की खानी पड़ती है और उनको भी खानी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, तो बाकी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो कुछ करते रहे, लेकिन हमने अपना काउंटर नैरेटिव दिया है, लोगों को बताया कि यूएन का मैकेनिज्म क्या है, और जो एक प्राइवेट एनजीओ बाकी एनजीओ को जाली करार देने पे तुली हुई है, तो उनका क्या है कि भाई यूएन के अंदर कितने अरसे से वो एनजीओ काम कर रही हैं, पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हर मुल्क के बैठे होते हैं, तो आया ये सोए होते हैं वहां पे। तो दूसरा ये है कि हमारी ये है स्ट्रगल पीसफुल, हमारा एजेंडा यूएन के उस पे, जम्मू एंड कश्मीर का जो एजेंडा यूएन पे है, उनको पता है कि ये लास्ट 73 ईयर से डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान कहता था जो कि हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो बड़े चैंपियन हैं, उन्होंने पिछले अरसे में मैप छाप के उसमें जो है लद्दाख को छोड़ के बाकी सारी अपनी टेरिटरी शो कर दी कि जी हम पॉलिटिकल मैप में आपको शामिल कर रहे हैं। तो वो तो पता चलता है ना इनको कितनी मोहब्बत है कश्मीरियों से। तो उसी को हम एक्सपोज करते हैं, इनको कहते हैं कि भाई आपकी जो डुप्लिसिटी है, आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और करते हो, ग्राउंड में कुछ और करते हो। तो आपसे लेके बेशुमार लोगों के उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करना, आईडी कार्ड ब्लॉक करना, जो जो हथकंडे होते हैं इनके, इनसे वो करते हैं। लेकिन ये है कि आज ये 21st सेंचुरी में आप लोगों की वॉइसेस को ज्यादा अरसे तक दबा के नहीं रख सकते। ये हमारी वो फाइंडिंग नहीं है, एमनेस्टी की रिपोर्ट्स देख लें, एशियन ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट देख लें, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की देख लें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल हांगकांग वाली, उनकी रिपोर्ट्स आप जो पाकिस्तान का अपना जो ह्यूमन राइट का कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स देख लें, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वहां पे जो लोग हैं, जो डिसअपियर लोग हैं, अगर नहीं है तो आपने वो कमीशन क्यों बनाया? 14,000 से ज्यादा जो डिसअपियर लोग हैं, अगर उनकी बात करें, कोटली से इन्होंने लोगों को डिसअपियर किया हुआ है, जो जिसकी रिपोर्ट बीबीसी पे छपी थी कि 70-80 से ज्यादा लोगों को इन्होंने 2000 से लेके डिसअपियर करके रखा हुआ है, फैमिलीज के इंटरव्यूज लिए, तो क्या उनकी बात ना करें? असल में बात ये आती है ना कि अगर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट जो है ना या उनकी फाइंडिंग है, अगर उस रिपोर्ट को यानी पाकिस्तान की कमीशन की, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, अगर उसको हम कोट करेंगे तो अब भी हमें कहते हैं ये गद्दार है, लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो गद्दार नहीं है। तो ये जो है ना, अब इसको इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो मैं आखिरी सवाल यह है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी टीम जो सारी है वो बी इन एक्शन अगेन इन मार्च 2021। देखिए जी, अगर कोविड की वजह से यूएन का कोई सेशन कुछ हुआ अलग बात है, तो बाकी अगर रेगुलर सेशन जो भी होंगे हमारी प्रेजेंस वहां पे होगी, हम अपनी बात इस तरह पहले वहां पे रखते आए हैं, जो इश्यूज हैं, जो वहां पे जो प्लंडरिंग हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, जो नेशनलिस्टों के खिलाफ, जो गिलगित बल्तिस्तान में फोर्थ शेड्यूल में लोगों को डाला हुआ है, वो एक आपने विलेज से दूसरे में जाने के लिए इनको पुलिस को जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये इस तरह की जो जो संगीन किस्म की खिलाफवर्जियां इंसानी आप हुकूक ये की। बात करते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान में है, अब सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में नहीं है, वहां पर शेड्यूल 4 उन्होंने लगाया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। तो एनीवे जनाब नासिर अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं समझता हूँ आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है, सुनने वालों को पता चला होगा भी हकीकत क्या है और किस तरीके से काम हो रहा है। और जो ये तो ना, ये कहते हैं ना, ये जाग है जल्दी बैठ जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। ये होता है कि डाइवर्शन और जो ना तलाश करते हैं ऐसी ऐसी चीजें ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए आगे पीछे से। ठीक है, उनको उनको अपनी गेम खेलने दें, हमारी स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं खुद भी जो कह रहा हूँ कि मैंने लिखा या लिख रहा हूँ अभी, शायद कल तक मैं उसको मैं पब्लिसाइज कर दूंगा। एंड दिस इज माय एनालिसिस ऑफ कोर्स ऑफ द रिपोर्ट एंड द सिचुएशन। आज लोगों ने प्रोग्राम सुना, जिन लोगों ने सुना, अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर लें, मुझे लिखकर भेज दें।
नासिर साहब को दोबारा तकलीफ दे लेंगे एंड आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज। थैंक यू डॉक्टर साहब। जाते जाते मैं अर्ज कर दूं कि आपने कहा दोस्तों ने फोन करके आपको कहा जी कि बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए हैं, तो उनको थोड़ा सा मशवरा दें कि थोड़ा पढ़ा लिखा भी करें, वो थोड़ी रिसर्च वर्क कर लिया करें। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, तो ये दोस्त मुझे कम ही लगते हैं शायद। आप इन दोस्तों को मैंने बड़ा अप्रोप्रिएट जवाब दिया था, या फिक्र ना करें। हाँ, अली भी करता है, ठीक है। थैंक यू जी। अल्लाह।